Hi everyone, I hope you are doing well. Welcome to the series of Physical Geography. जैसा कि हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में आपको एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और कितने ओशियंस हैं, कौन से ओशियंस है, क्या ओशियंस का प्रॉपर्टी है, कहाँ सिचुएटेड है, या कौन सा कॉन्टिनेंट है, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कहाँ सिचुएटेड है, उस कौन से मतलब किसको सराउंड करता है, वो हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लिए। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो कि कोर, मेंटल और क्रस्ट। ये हम लोग ने बेसिक्स देख लिया, कोर, मेंटल और क्रस्ट क्या होता है। आज हम लोग इसके जो डीप में यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कौन से डिसकंटिन्यूटी है उसके बारे में, कौन कौन सा मटेरियल यहाँ फाउंड होता है, तो ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोग इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बात करें तो सबसे पहले ये क्वेश्चन माइंड में आता है कि हम लोग क्यों बात करते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये ज्योग्राफी में क्यों एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको कि हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ना पड़ता है। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि हम यहाँ से हमको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पता चलता है। आप अर्थ को अगर ऊपर से देख रहे हैं तो उससे आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि अर्थ किस चीज़ से बना है, कब इसका फॉर्मेशन हुआ। तो हम लोग जो उसका इंटीरियर जो पढ़ते हैं उससे क्या होता है, हम लोग को मतलब क्या क्या पता चलता है कि मतलब नेचर ऑफ जो चेंजेस होता है, जो मतलब अर्थ को बनने में जो समय लगा है, कब अर्थ बना, तो उसके मटेरियल जो इंटरनल मटेरियल है जो प्रेजेंट है, इंटरनल जो पूरा अर्थ का जो इंटायर स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमको क्या चलता है, पता चलता है। जितना भी फिजिकल फेनोमेना हो गया, जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में पता चलता है। जैसे हम लोग किस चीज़ से स्टडी, कैसे वोल्केनिज्म हुआ, तो क्या होता है अंदर से जो मेंटल, जो आपको मेंटल जो स्टेनोस्फेयर से जो मैग्मा निकलता है तो वो लावा के रूप में जो फॉर्म होता है, तो वहाँ से हम लोग मटेरियल को स्टडी करते हैं। उस मटेरियल से हमें पता चलता है कि अर्थ के अंदर क्या प्रेजेंट है। जैसे अर्थक्वेक हो गया, जो सेस्मिक एक्टिविटी होता है उससे हमको पता चलता है कि अर्थ मतलब जो ट्रेमर करता है, उससे भी क्या मतलब नेचर ऑफ द जो चेंजेस है वो अर्थ के बारे में पता चलता है। फिर इंटरनल स्ट्रक्चर जो वेरियस सोलर सिस्टम ऑब्जेक्ट्स है उसके बारे में पता चलता है। क्यों क्या होता है कि जो प्लैनेट्स है वो प्लैनेट्स तो पूरा जितना ही प्लैनेट्स वो सन के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व करता है। तो उसके कारण क्या होता है कि जैसे अर्थ है तो अर्थ प्लैनेट्स को अगर हम स्टडी करें, या किसी तरह का मीटेरॉइड जो मीटियोर से आके मतलब अर्थ पर जो अर्थ से टकरा के फिर यहाँ पर जो लेक बना है, जिसे हम क्रैटर लेक भी कहते हैं, किसी तरह का जो मीटोइड लेक होता है, मीटियोर से जो मीटोराइट बोला जाता है जो अर्थ से टकरा जाता है उसे, तो उसके कारण क्या होता है कि उसको भी हम स्टडी करके पता लगा सकते हैं कि वो कौन सा मीटोराइट आया था, क्या उसका मटेरियल है, कौन सा सोलर सिस्टम ऑब्जेक्ट्स में पाया जाता है। तो वो सब भी हम क्या करते हैं, जो पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है सोलर सिस्टम को वो भी स्टडी करते हैं। फिर जो एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन हुआ, किस कारण कंपोजिशन हुआ, वो हम लोग भी क्या करते हैं यहाँ पर स्टडी करते हैं। और जो डीप सी माइनिंग करने के कारण भी जो मिनरल का एक्सप्लोरेशन होता है, जो मिनरल हम लोग निकालते हैं उसके कारण भी, उससे भी हम लोग स्टडी करते हैं कि इंटायर जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या प्रेजेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ सोर्सेज देख लेते हैं। स्टडी द अर्थ जो इंटीरियर हम लोग स्टडी करते हैं वो दो सोर्सेज से स्टडी करते हैं। एक होता है डायरेक्ट सोर्सेज, एक होता है इनडायरेक्ट सोर्सेज। तो डायरेक्ट सोर्सेज क्या होता है, जैसे माइनिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, वो क्या होता है जैसे हम कहीं माइनिंग करते हैं तो उससे क्या होता है हमको डायरेक्ट सोर्स मिलता है, डायरेक्ट हमको पता चल जाता है। जैसे कोयला है तो पता चल जाता है, कोयला को हम लोग फिर स्टडी करते हैं कब इसका फॉर्मेशन हुआ, क्या इसका कार्बन डेटिंग है, किस चीज़ में ये यूज़ होता है, कब ये बना होगा। तो इसके कारण क्या होता है हमको डायरेक्ट सोर्सेज हो गया, जैसे माइनिंग हो गया, या सी ड्रिलिंग करते हैं, डीप सी माइनिंग करते हैं। जैसे वॉल्केनिक इरप्शन हो गया जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो मैग्मा निकलता है फिर वो लावा में कन्वर्ट होता है, तो बहुत सारे जो केमिकल्स निकलते हैं, बहुत सारे मिनरल्स निकलते हैं, वो क्या होगा उसको हम लोग स्टडी करके पता कर पाते हैं कि अर्थ का इंटीरियर जो स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा। ये आपको डायरेक्ट सोर्स हो गया। और इनडायरेक्ट सोर्स क्या होता है कि हम लोग दूसरी चीज़ को स्टडी करते हैं, मतलब कि जैसे कि टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएशन हो गया। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप उस चीज़ को स्टडी नहीं करते, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं ग्राफ के रूप में सेस्मोग्राफ हो गया। तो सेस्मोग्राफ जो अर्थक्वेक से जो आप ग्राफ जो रिप्रेजेंट करते हैं उससे हमको पता चलता है कि कहाँ पर कितना वेव्स होगा, कौन सा वेव, जैसे पी वेव, एस वेव आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन सा वेव किस मीडियम से पास करता है, किस मीडियम से नहीं पास करता। तो वो सेस्मिसिटी हम लोग जो डिफाइन करते हैं। जैसे मीटियोर्स हो गया तो मीटियोर्स को हम लोग स्टडी करके फिर निकालते हैं कि अर्थ मतलब कि कौन सा मटेरियल से बना होगा, कौन सा मटेरियल आकर यहाँ पर टकराया, तो ये मीटियोर्स हो गया। फिर टेम्परेचर और प्रेशर का जो वेरिएशन है उसको स्टडी करते हैं, वो क्या इनडायरेक्ट सोर्स हो गया। डायरेक्ट सोर्स हो गया कि हम लोग डायरेक्ट मतलब कि माइनिंग किए, डायरेक्ट वॉल्केनिक इरप्शन निकला और पता चल गया, डायरेक्ट मटेरियल निकल गया अर्थ के इंटीरियर से। लेकिन इसमें डायरेक्ट मटेरियल नहीं निकलता, हम लोग उसको स्टडी करके उससे अलग जो थ्योरी बनता उसको हम लोग स्टडी करके उसे हम लोग इनडायरेक्ट सोर्स करते हैं। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। फिर अगर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर की बात करें तो अर्थ का जो इंटीरियर स्ट्रक्चर था मेनली तीन लेयर है। कौन सा है, क्रस्ट देखा हम लोगों ने, मेंटल देखा, कोर देखा।
तो क्रस्ट, मेंटल और कोर है। तो अगर यहाँ पर देखें जो क्रस्ट था और मेंटल और कोर है, तो क्रस्ट जो लिथोस्फेयर, ये भी आपको क्या क्रस्ट का पार्ट है। लिथोस्फेयर क्या होता है, क्रस्ट और अपर मेंटल का जो पार्ट होता है सॉलिड मेंटल, उससे हम लोग लिथोस्फेयर कहते हैं, एक मतलब जनरल टर्म है। लेकिन अगर मेंटल की बात करें तो मेंटल जो आपको यहाँ से शुरू होता है, अपर मेंटल से लोअर मेंटल देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये 2900 किलोमीटर तक आपको ये मेंटल है, 100 किलोमीटर तक ये आपको क्रस्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना, फिर 100 से 29 किलोमीटर मेंटल है, फिर 2900 से आपको 5300 किलोमीटर तक क्या आपको 2900 से पूरा 6400 किलोमीटर तक क्या आपको कोर है। ये पूरा देखते हैं क्या कोर है। तो सॉलिड कोर होता है, जो इंटरनल इनर जो कोर होता है सबसे नीचे, वो क्या होता है सॉलिड कोर होता है। फिर उसके ऊपर क्या होता है लिक्विड कोर होता है, ये देख सकते हैं लिक्विड फॉर्म में, फिर सॉलिड होता है। फिर ये मेंटल हो गया, मेंटल एक तरह से बोल सकते हैं, ये भी आपको लिक्विड फॉर्म में ही होता है। फिर एस्थोनोस्फेयर का सेमी लिक्विड होता है, जो प्लास्टिक का फॉर्मेशन देखते हैं, प्लास्टिक जो होता है वो क्या होता है, उस तरह से आपको एस्थोनोस्फेयर का जो ज्योग्राफिकल जो स्ट्रक्चर होता है वो उस तरह से उसका शेप साइज होता है। फिर अगर क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट को सबसे पहले देख ले, तो क्रस्ट क्या है, आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट है, थिन लेयर ऑफ द अर्थ, आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट है और थिन लेयर ऑफ द अर्थ है, विथ अ टोटल थिकनेस नॉर्मली 30 से 50 किलोमीटर तक इसका क्या होता है थिकनेस होता है। जो विथ होता है वो कितना होता है 30 से 50 किलोमीटर तक। अगर देखें तो थिकनेस वेरी करता है। अगर जैसे हम लोग ओशियनिक क्रस्ट का थिकनेस की बात करें कॉन्टिनेंटल, तो कॉन्टिनेंटल एरिया का थिकनेस आपको बहुत ज़्यादा है, 50 से 70 किलोमीटर का थिक होता है, लेकिन ओशियनिक क्रस्ट इससे थिनर होता है। ये आपको ध्यान रखना, कंपेरिजन भी क्वेश्चन में आपको पीटी के फॉर्म में पूछा जाता है, जो पीटी में क्वेश्चन है वहाँ आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। जैसे ओशियनिक क्रस्ट थिनर होगा या थिकर होगा, तो आपको दे दिया अगर ट्रू फॉल्स के रूप में हो गया तो आप उससे स्टेटमेंट को गलत या सही कर सकते हैं। तो ओशियनिक क्रस्ट क्या होता है थिनर होता है, इसका थिकनेस आपको कम होता है, भले ये डेंसर होता है लेकिन ये मतलब थिकनेस इसका कम होता है। लेकिन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का थिकनेस, जैसे आप हिमालय से याद करें, हिमालय का थिकनेस देखो वो पूरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, वो इतना ऊपर तक जो डिस्टेंस है जो पूरा है। लेकिन जो क्रस्ट जो ओशियन की बात करें तो ओशियनिक क्रस्ट क्या होता है, वो आपको उसके ऊपर तो पानी होता है, तो वो नीचे का जो क्रस्ट है उसे आप इससे याद कर सकते हो, वो थिकनेस उसका कम है। लेकिन जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जैसे पहाड़ देख रहे तो वो क्या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगा, थिकनेस आपको ज़्यादा है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर, जैसे मेजर माउंटेन सिस्टम हो गया 70 से 100 किलोमीटर की थी, जैसे हिमालय रेंज हो गया आपको, यहाँ पर ये आपको 0.5 से 1% ऑफ द अर्थ का वॉल्यूम को ये कंसिस्ट करता है। फिर आउटर कवरिंग देखें क्रस्ट का, ये सेडिमेंट्री रॉक से बहुत ज़्यादा ग्रेनाइटिक रॉक से ये बना होता है, क्रिस्टलाइन इग्नस रॉक हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक, ये रॉक हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो लोअर लेयर ऑफ द क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ बेसाल्टिक और अल्ट्रा बेसिक रॉक से आपको बना होता है। जो लोअर लेयर होता है मेनली जो ओशियनिक का क्रस्ट देखें तो वो मेनली बेसाल्टिक रॉक का होता है। अगर एवरेज डेंसिटी देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आउटर क्रस्ट होता है 2.8, तो लोअर क्रस्ट होता है 3.0। तो डेंसिटी की अगर मतलब बात करें, अगर डेंसिटी से अगर कंपेरिजन करना चाहते हैं तो वो आपको ओशियनिक क्रस्ट का डेंसिटी ज़्यादा होता है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का डेंसिटी कम होता है। कॉन्टिनेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ लाइट सिलिकेट्स, सिलिका एंड एल्यूमिनियम, जिसे हम सियाल ही बोलते हैं। ओशियनिक का क्या होता है सीमा, जिसे सिलिका एंड मैग्नीशियम, जिसे हम सीमा बोलते हैं। तो सियाल और सीमा होता है, इसलिए ये इसका डेंसिटी आपको ज़्यादा और इसका डेंसिटी कम होता है। फिर हम डिसकॉन्टिन्यूटी की बात करें। डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होता है कि मतलब एक लेयर से आप दूसरा लेयर पा रहे तो आपको जो चेंजेस है कंपोजिशन में, टेम्परेचर में, उसका जो फॉर्म है, चाहे वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा, तो फॉर्म में जो चेंज होता है तो वहाँ क्या डिसकंटिन्यूटी हो गया, मतलब वो अलग हो गया। कंटिन्यूस होते होते आ रहा था, वहाँ पर क्या हो गया डिसकंटिन्यूस हो गया, अलग हो गया मटेरियल, तो उसे हम लोग डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। और ये जो नाम पड़ा डिसकंटिन्यूटी में, जो मोहरो वीवी, ये क्या एक साइंटिस्ट का नाम जिसने इसे डिस्कवर किया था। तो फॉर्म्स बिटवीन लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल। तो सबसे पहले मोहो वी सिक, जिसे मोहो डिसकंटिन्यूटी बोल सकते हैं, वो क्या आपको किसके बीच में है, लोअर क्रस्ट, ये देख सकते हैं लोअर क्रस्ट, ये क्या हो गया लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में, इसके बीच में क्या है, ये आपको मोहो डिसकंटिन्यूटी है। सबसे पहले अगर कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी की बात करें, ये अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में, क्रस्ट भी दो पार्ट में है, अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में कौन सा है, कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी। तो कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी अपर लोअर क्रस्ट में, मोहोडोविक जिसे मोहो बोलते हैं, ये आपको लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में। फिर अगर रेपिटी की बात करते हैं, यहाँ से रिपीटी बोल सकते हैं, ये डिस्कंटिन्यूटी किसके बीच में है, ये अपर मेंटल लोअर मेंटल। तो यहाँ इससे आप इससे मतलब निमोनिक से याद रेपिटी मतलब रिपीट कर रहा था, रिपीट है वो क्या कर सकता है मेंटल रिपीट कर, वहाँ मेंटल रिपीट कर रहा है। तो मेंटल क्या हो गया अपर मेंटल और लोअर मेंटल, तो अपर और लोअर मेंटल के बीच में कौन सा आपको डिसकंटिन्यूटी है, रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। फिर अगर गुटेनबर्ग की बात करें तो गुटेनबर्ग किसके बीच में है, ये लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में, ये आप देख सकते हैं लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में कौन सा डिसकंटिन्यूटी आपको, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। अगर हम लोग फिर नेक्स्ट डिसकंटिन्यूटी देखें तो वो कौन सा, लेहमान, जो लास्ट है आपको इनर कोर और आउटर कोर के बीच में आपको जो डिसकंटिन्यूटी क्या कहते हैं, लेहमान। तो आप इसे क्रोनोलॉजी में याद रखेंगे। सबसे पहले कौन हो गया, कोनार्ड हो गया, उसके बाद कौन सा था आपको, मोहो हो गया, फिर मोहो के बाद कौन सा था, रेपिटी हो गया, फिर रेपिटी के बाद कौन सा, गुटेनबर्ग हो गया, गुटेनबर्ग के बाद का लेहमान हो गया। तो ये 5 डिसकंटिन्यूटी जो आपको है यहाँ पर याद रखना है।
कोनार्ड, मोहरोविक, रेपिटी, गुटेनबर्ग, 1 2 3 4, एक लेहमन 5। ये 5 गुटेनबर्ग आपको याद रखना। तो इसे कम से कम निमोनिक्स की तरह आप याद रख सकते हैं, ये किसके किसके बीच में, अपर क्रस्ट और ये क्या हो गया, लोअर क्रस्ट के बीच में। फिर मोहब्रिक के किसे देखा था, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में। तो ये नॉर्मली सिंपल रहता है, ये याद कर सकते हैं। फिर ये अपर मेंटल और लोअर मेंटल रेपिटी। फिर गुटेनबर्ग क्या हो गया, लोअर मेंटल अपर क्रस्ट। तो ये क्रोनोलॉजी में याद रखिए तो कहीं भूलिएगा ना, कोड है ये अपर कोड। फिर ये लेहमान किसके बीच में हो गया, आउटर कोड और इनर कोड। ये आपको यूपीएससी में पूछा गया है बहुत बार क्वेश्चन ये डिसकंटिन्यूटी से, और ये स्टेट पीसीएस में और बहुत सारे जो एसएससी का सीजीएल वाला भी एग्जाम होता है वहाँ ही पूछा गया। इसे कम से कम आप ध्यान रखिए, यहाँ से कम 1 से 2 क्वेश्चन ज्योग्राफी में आपको बनते हैं। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग मेंटल की बात करें तो मेंटल आप देख सकते हैं द पोर्शन ऑफ द इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट के नीचे जो वो पार्ट होता है वो मेंटल होता है। इसका डेप्थ कितना 2900 किलोमीटर, जो 35 किलोमीटर जब शुरू होता है 2900 किलोमीटर पे मोहर डिसकंटिन्यूटी से आपको शुरू होता है। द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड, इसे एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, जो मतलब मैग्मा जहाँ से आपको निकलता है। द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल आर कॉल्ड लिथोस्फीयर। तो क्रस्ट और अपर मोस्ट का जो मेंटल पार्ट है उसे हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। इसका थिकनेस 10 से 200 किलोमीटर तक है। लोअर मेंटल एक्सटेंड्स बियॉन्ड द एस्थोनोस्फीयर। लोअर मेंटल तो एस्थोनोस्फीयर के बावजूद मतलब बियॉन्ड भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, एक्सटेंड करता है। ये सॉलिड स्टेट में होता है। डेंसिटी ऑफ मेंटल इज हायर देन द क्रस्ट एंड वेरीज फ्रॉम इतना टू इतना। तो 3.3 to 5.5 मतलब जो डेंसिटी होता है मेंटल का वो ऑब्वियसली ज़्यादा होता है लिक्विड फॉर्म में, मेनली जो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। इट कंटेन्स 83% ऑफ टोटल वॉल्यूम एंड 68% टोटल मास ऑफ द अर्थ। तो ये आपको फिगर इतना नहीं याद रखना। द मेंटल हैज़ बी फॉर्म्ड लार्जली ऑफ सिलिकेट मिनरल्स रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम। तो ये आयरन मैग्नीशियम से बना इसलिए इसका डेंसिटी हाई होता है। फिर अगर एस्थोनोस्फीयर की बात करें तो अपर पोर्सन जो मेंटल उसे एस्थोनोस्फीयर करते हैं, ये आपको 400 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। मेन सोर्स ऑफ जो मैग्मा होता है, जो हम लोग मेलकोना वोल्केनिक इरप्शन में जो लावा का फॉर्मेशन देखते हैं वो क्या हो, मैग्मा ही होता है। वो आपको एस्थोनोस्फीयर से निकलता है। वोल्केनिक इरप्शन से आपको सरफेस पा जाता है। इसका डेंसिटी हायर होता है क्रस्ट से, यहाँ देख सकते हैं आप। फिर अगर ये कोर की बात करें तो ये फिगर आप लोग कम से कम ध्यान रखिएगा कि मेंटल, क्रस्ट, मेंटल और ये क्रस्ट, मेंटल और कोर, और कितने डिस्टेंस में ये आपको कितने डिस्टेंस तक ये अलाई करता है। और लिथोस्फीयर किसको कहते हैं, क्रस्ट और ये अपर मेंटल जो होता है उसे लिथोस्फीयर बोला जाता है। ये आप लोग को यहाँ ध्यान रखना, और डिसकंटिन्यूटी जितने भी वो ध्यान रखना। फिर कोर की बात करें तो कोर क्या है, कोर मेंटल बाउंड्री ये आपको 29 किलोमीटर तक लोकेटेड है। कोर मेंटल बाउंड्री है आपको। कोर लाइज बिटवीन 2900 से 64 किलोमीटर तक ये पूरा लाई करता है। आउटर कोर लिक्विड में होता है लेकिन इनर कोर आपको सॉलिड फॉर्म में होता है। द डेंसिटी ऑफ द कोर इज हायर देन द मेंटल एंड वेरीज। द डेंसिटी कोर का ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा मटेरियल मिनरल पाए, जैसे निकल हो गया, आयरन हो गया। कोर इज मेड ऑफ हैवी मटेरियल्स, निकल, आयरन, इसलिए इसको नीफे भी बोलते हैं। तो सियाल, सीमा और नीफे बोला जाता है। वॉल्यूम एंड मास ऑफ दी, तो सबसे पहले क्या हो गया आपको, एक हो गया सियाल, सीमा और नीफे। तो डेंसिटी क्या होता है यहाँ पर आपको, डेंसिटी क्या होता है यहाँ पर, इंक्रीज होता है। द वॉल्यूम एंड मास ऑफ द कोर आर 60.22 पर टोटल वॉल्यूम एंड मास ऑफ द अर्थ रिस्पेक्टिवली। तो कोर आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना। फिर अर्थ का जो सेस्मिक डिसकंटिन्यूटी देखे तो ये हम लोग देख लिया कोनार्ड, जो अपर लोअर क्रस्ट में, मोहरोविक जिसे मोह बोला जाता है, जो अपर लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल हो गया, रेपिटी हो गया अपर लोअर मेंटल के बीच में, गुटेनबर्ग क्या लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच में, फिर यह हो गया आउटर कोर इनर कोर के बीच में। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो इसे 1-2 बार अगर पढ़िएगा तो ये याद हो जाएगा। फिर अगर यहाँ पर इसे हमने देख लिया, यहाँ से अर्थ का केमिकल कंपोजिशन अगर देखें तो सबसे ज़्यादा अर्थ में कौन सा मतलब मेजर जो एलिमेंट प्रेजेंट है, तो अगर वॉल्यूम वाइज देखें, वेट के वाइज देखें, यहाँ देख सकते हैं आप तो कौन सा दिया गया, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा कौन सा प्रेजेंट ये पूछा गया। मेजर एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में मेजर एलिमेंट को, ये एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रही है, अर्थ क्रस्ट की बात कर। एटमॉस्फेयर की बात करें तो वहाँ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन अर्थ क्रस्ट की बात करें मेजर एलिमेंट तो वो कौन सा, ऑक्सीजन है। उसके बाद कौन सा, सिलिकॉन है। ये कम से कम 4 नाम आप याद रखिएगा, एल्यूमिनियम, आयरन। ये कम से कम 4 आपको चाहे किसी भी क्रोनोलॉजी ऑर्डर में अरेंजिंग असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जा सकता है। ऑक्सीजन हो गया 46.6%, सिलिकॉन 27 मेनली ऑक्सीजन आपको प्रेजेंट है 46%, सिलिकॉन 27, फिर एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, सियाल बोलते हैं ऑक्सीजन से, सियाल हो गया। फिर आपको आयरन प्रेजेंट है, फिर कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम एंड अदर्स। तो ये आपको वेट यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये मेजर में एलिमेंट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट है आपको। फिर अगर नेक्स्ट देखें अर्थ क्वेक्स जो का काउजेज क्या और इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो अर्थ क्वेक क्या हो गया, अगर नेक्स्ट टॉपिक है मतलब इसी में हम लोग डिस्कस करते हैं। अर्थक्वेक ये भी एक छोटा टॉपिक है। तो अर्थक्वेक क्या है, ये जो कोई भी बिल्डिंग या कोई भी जो जमीन आपको जो शेक करता है तो क्या हो गया, वो अर्थक्वेक हो गया। शेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ रिजल्टिंग फ्रॉम द सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ लिथोस्फीयर दैट क्रिएट सेस्मिक एक्टिविटी। तो लिथोस्फीयर में एकाएक क्या होता है, एनर्जी
रिलीज होता है। तो उसके क्या होता है कि अर्थ का जो मतलब सरफेस है वो क्या होता है, उसमें वाइब्रेशन होने लगता है, सरफेस शेक करने लगता है, हिलने लगता है। उससे क्या होता है, आपको अर्थक्वेक हम लोग बोलते हैं। क्वेक मीन्स क्या हो गया, मतलब कि क्वेक मीन्स क्या हो गया, सडन, एक तरह से बोलते हैं शेकिंग ऑफ द अर्थ, उसे क्वेक बोला जाता है। अर्थ को जैसे आप मून क्वेक हो गया, तो मून का जो सरफेस है उसमें अगर किसी तरह का वाइब्रेशन, किसी तरह का शेकिंग हो गया तो उसे मून क्वेक बोला। उसी तरह अर्थ में जो क्वेक होता है उसे अर्थक्वेक बोला जाता है। तो अर्थक्वेक इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ वेव मोशन ट्रांसमिटेड थ्रू द सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ। तो ये सरफेस से ही आपको पास करता है। इट मे बी ड्यू टू फॉल्टिंग, फोल्डिंग, प्लेट मूवमेंट, वॉल्केनिक इरप्शन के कारण हो सकता है, प्लेट मूवमेंट के कारण से होता है, एंथ्रोपोजेनिक जो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण हो सकता है, जैसे कि डैम्स का फट जाना या डैम्स रिजर्वायर्स आप लगा दिए, बहुत मतलब भारी डैम बना दिए, तो उसके कारण क्या होता है, अर्थक्वेक होता है। किसी माइनिंग कर रहे हैं कहीं से आप, मतलब बहुत ज़्यादा माइनिंग करने के साथ एक्सप्लोड कर दिए उस रीजन को, तो उससे भी अर्थक्वेक हो सकता है। तो मेनली आपको मतलब नेचुरल तो फैक्टर्स है ही, और मैन मेड फैक्टर्स भी आपको हो सकता है। अर्थक्वेक्स अगर देख ले तो बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। इसे अगर प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं तो 10 सेकंड 20 सेकंड, उसे आप जल्दी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए इसमें लाइफ फॉर्म का जो लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लाइफ्स का लॉस होता है। यह हाईली डिस्ट्रक्टिव होता है। जो जितने नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उसमें अगर कंपेयर करो सबसे डिजास्टर्स होता है अर्थक्वेक आपको। फिर अगर यहाँ देख लो, माइनर अर्थ ट्रेमर्स caused by the gentle waves of vibration within the earth crust occur every few minutes। लेकिन ये few minutes होता है, लेकिन ये पता नहीं चलता। लेकिन मेजर जो अर्थक्वेक्स होता है ये मूवमेंट होता है along the faults, ये बहुत डिजास्टर्स होता है। फिर अगर टर्मिनोलॉजी देखें जो अर्थक्वेक्स में हम लोग को आगे डिस्कस करना, अर्थक्वेक इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड, रिक्टर स्केल क्या होता है, मर्केली स्केल, फॉल्ट, फोकस, एपीसेंटर, सेस्मिक वेव और सेस्मोग्राफ। तो यहाँ अगर हम फोकस और एपीसेंटर की बात करें तो पॉइंट विद इन अर्थ वेयर फॉल्टिंग बिगिंस फोकस। फोकस क्या हो गया, जहाँ से आपको अर्थक्वेक फॉर्म होता है उसे हम फोकस कहते हैं। और जहाँ ये आकर आपको मतलब निकलता है, जहाँ से सरफेस से ये आपको ट्रांसफर होता है वेव के रूप में, उसे हम लोग एपीसेंटर कहते हैं। एपीसेंटर किसे बुलाता है, जहाँ पर आपको इसे फोकस कहीं हो सकता है, एपीसेंटर कहीं हो सकता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये फोकस हो गया, इसे हाइपोसेंटर बोला जाता है। द पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस, ये इसके डायरेक्टली पॉइंट जो परपेंडिकुलर जो पॉइंट होता है ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। इसे हम लोग, ये जहाँ पर पॉइंट आपको मीट करता है, यहाँ पर जो आपको अर्थक्वेक होता है, इसे हम लोग क्या करते हैं, एपीसेंटर कहते हैं। तो पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एपीसेंटर। ये फोकस को हाइपोसेंटर बुलाता है, ये आपको एपीसेंटर हो गया। द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक की हाईएस्ट एट द एपीसेंटर एंड डिक्रीज डिस्टेंस फ्रॉम द एपीसेंटर। तो क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है आपको फोकस से, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक होता है, सबसे ज़्यादा फील आपको अर्थक्वेक यहाँ पर होगा, और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, लाइव लॉस आपको यहीं पर होता है। लेकिन इससे जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस जाते जाएंगे तो वहाँ अर्थक्वेक का इंटेंसिटी क्या होता है, घटता जाएगा आपको। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फिर हम लोग अगर रिक्टर स्केल की बात करें तो रिक्टर में क्या होता है, हम लोग मैग्नीट्यूड जो अर्थक्वेक का है उसको हम लोग यहाँ पर जितना एनर्जी किस मैग्नीट्यूड से, किस दर से आपको रिलीज हुआ, वो हम लोग यहाँ पर मेजर करते हैं। तो ये स्केल आपको किनके द्वारा डिराइव किया गया था, चार्ल्स एफ रिक्टर, उन्हीं के नाम से ये इसका नाम पड़ा है रिक्टर स्केल 1935 में। तो यहाँ पर नंबर इंडिकेट जो नंबर लिया जाता है 0 से 9 लिया जाता है। 9 बहुत है, मतलब ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया। मतलब अगर 9 आ गया तो समझिए कि पूरा आपको जिस जगह पर पूरा जगह ही मतलब कि ख़त्म हो सकता है। लेकिन 6.4 भी बहुत मतलब घातक माना जाता है। 6.4 हो गया या 6 से ऊपर अबव हो गया। यहाँ देख सकते हैं, एन अर्थक्वेक दैट रजिस्टर 5 ऑन द रिक्टर स्केल हैज शेकिंग एम्पलीट्यूड 10 टाइम्स दैट ऑफ एन अर्थक्वेक रजिस्टर 4 पॉइंट। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि 0 और 1 है तो इसके बीच में अगर यहाँ पर 1 और 2 है, 3 और या 4 या 5 है, तो यहाँ पर जैसे 2 और 3 है, तो यहाँ पर अगर 2 रिक्टर स्केल पर आएगी, 2 अगर आपको मैग्नीट्यूड है एनर्जी का, जो एनर्जी निकला है, तो अगर ये 3 निकला है तो समझ सकते हैं 10 गुना ज़्यादा निकला। अगर यहाँ पर डिस्ट्रक्शन 10 टाइम्स हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, 10 गुना या 100 टाइम्स हो जाएगा आपको। तो 10 गुना मल्टीप्लाई होता है ये रिक्टर स्केल पर। तो ये रिलीफ ऑफ एनर्जी है 31.6 लेसर अर्थ को, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो देख रहे हैं इस तरह से ग्राफ ये आपको इंक्रीज होता जा रहा है। फिर अगर मर्केली स्केल की बात करें तो मर्केली स्केल क्या करता है, मर्केली इंटेंसिटी स्केल इज ए सेस्मिक स्केल यूज फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी। ये इंटेंसिटी अर्थक्वेक का वो क्या करता है कि आपको मेजर करता है एनर्जी कितना रिलीज हुआ, लेकिन ये इंटेंसिटी करता है। इंटेंसिटी क्या हो गया कि इफेक्ट कितना हो अर्थक्वेक हुआ, कितना लाइफ का लॉस हुआ, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ, कितना बिल्डिंग्स आपको टूटा, या कितना मतलब बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ। तो इंटेंसिटी मेनली बोल सकते हैं इफेक्ट आपको मेजर करता है, कितना इंटेंसिटी आया अर्थक्वेक। तो इंडिकेट करता है इंटेंसिटी 1 to 12। तो यहाँ 1 to 12 उस हिसाब से दिया गया, बहुत सारे जोन्स में बांटा गया, किस जोन में अर्थक्वेक आने का चांस ज़्यादा होता है, इंटेंसिटी ज़्यादा होता है, इफेक्ट ज़्यादा होता है, वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये इतना याद नहीं करना, इसमें आपको मेनली ये याद रखना है इंटेंसिटी को मेजर करता है इफेक्ट, उसे मर्केली स्केल होता है। जो मेजर करता है आपको जो एनर्जी का मैग्नीट्यूड, वो क्या होता है आपको रिक्टर स्केल होता है। वो 0 से 9 हो गया, ये आपको 1 से क्या हो गया, और यहाँ बात 1 से 12 हो गया।
फिर हम लोग अगर सेस्मिक स्केल की बात करें तो सेस्मिक स्केल क्या होता है? सेस्मिक जो वेव्स होता है, वेव्स ऑफ एनर्जी काउज्ड बाय द सडन ब्रेकिंग ऑफ रॉक विद इन द अर्थ, दे आर द एनर्जी दैट ट्रेवल्स थ्रू द अर्थ एंड इज रिकॉर्डेड ऑन सेस्मोग्राफ। तो सेस्मोग्राफ एक ग्राफ्स होता है, उस पर क्या होता है आपको ये रिप्रेजेंट होता है, ये जो आपको रिप्रेजेंट होता है वो सेस्मिक वेव। वेव क्या होता है? वो एनर्जी होता है जो सडन कोई भी रॉक ब्रेक हुआ, कहीं पर फॉल्ट हुआ, उसके कारण जो आपको सडन मतलब जो एनर्जी रिलीज हुआ उसके कारण क्या ग्राफ का फॉर्म होता है, सेस्मोग्राफ उसे बोलते हैं। तो दो टाइप का आपको वेव्स होता है, एक बॉडी वेव्स होता है, एक सरफेस होता है। तो बॉडी वेव्स क्या होता है? जो दो टाइप का बॉडी वेव्स हो गया, एक प्राइमरी वेव जिसे पी वेव बोलते हैं, सेकेंडरी जिसे एस वेव बोलते हैं। सरफेस वेव क्या हो गया? एक लव वेव्स होता है जिसे एल वेव्स बोलते हैं, एक रेलिग वेव्स होता है। तो अगर प्राइमरी वेव्स की बात करें जिसे पी वेव्स बोलाती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आपने देखा जैसे साउंड वेव हो गया, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हो गया। द फर्स्ट काइंड ऑफ बॉडी वेव इज द पी वेव और प्राइमरी वेव। ये फास्टेस्ट काइंड ऑफ सेस्मिक वेव होता है। ये आपको तीनों मीडियम से पास करता है, गैसियस से, सॉलिड से और किससे? फ्लूइड से। तो ये बॉडी वेव से तो जो जमीन के नीचे है वहीं से ये मतलब आपको निकलता है। सरफेस क्या होगा? सरफेस आपको जो सरफेस वेव जिसे डिस्ट्रक्शन जो होता है वो सरफेस वेव के कारण। तो पी वेव जो आपको पास करता है गैसियस, सॉलिड, लिक्विड या किसी से आपको पास कर सकता है। यहाँ देख सकते हैं पी वेव को। तो ये प्राइमरी वेव हो गया आपको। फिर अगर सेकेंडरी वेव की हम लोग बात करें तो इसे ट्रांसवर्स वेव हो गया। इसे ट्रांसवर्स क्या हो गया? मतलब जो लाइट वेव्स की बात करिए ट्रांसफर वेव से बोला जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ वेव इज द एस वेव और सेकेंडरी वेव। एस वेव क्या होता है? स्लोअर होता है पी वेव से, ये आपको डिफरेंस याद रखना। एंड कॉन ओनली मूव थ्रू सॉलिड होता है। एस से क्या हो गया? सॉलिड हो गया, ये सिर्फ आपको सॉलिड मीडियम से ही पास करता है। इसे आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ये पूछा भी गया। दिस वेव मूव्स रॉक अप एंड डाउन और साइड टू साइड। ये क्या करता है? रॉक्स को आपको जो रॉक्स है उसको ऊपर नीचे आपको क्या करता है? यहाँ पर मूव करता है ये अप एंड डाउन एंड साइड टू साइड। एस वेव्स अराइव एट द सरफेस विद सम टाइम लैग। ये थोड़ा सा मतलब टाइम लैग के कारण, मतलब टाइम लैग से यहाँ थोड़ा देरी से आपको पहुंचता है सरफेस पे, सेकेंडरी वेव। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से मूवमेंट है। फिर अगर लॉन्ग लव वेव्स की बात करें जो सरफेस वेव है, फर्स्ट काइंड ऑफ सरफेस लव वेव जो एच लव मतलब ब्रिटिश एक मैथमेटिशियन था, उनके नाम से ये आपको लव वेव्स पड़ा। इट इज द फास्टेस्ट सरफेस वेव एंड मूव्स द ग्राउंड फ्रॉम साइड। ये फास्टेस्ट सरफेस वेव ग्राउंड फ्रॉम साइड टू साइड ये मूव करती है, तो इस डायरेक्शन में आपको मूव करता है। पार्टिकल मोशन वेव प्रोपोगेशन इसके आपको इस डायरेक्शन में मूव करता है। फिर रेलिग वेव्स हो गया, अदर काइंड ऑफ सरफेस वेव है रेलिग वेव। ये रॉड रेलिग के नाम से पड़ा है। वेव रोल्स अलोंग द ग्राउंड जस्ट लाइक ए वेव रोल्स अराउंड द लेक और ओशियन। तो लेक और ओशियन में जैसे इस तरह से मूव करता है, इस तरह से ये आपको मूव करता है। ये क्या क्या अप एंड डाउन, साइड एंड साइड आपको मूव करेगा सेम डायरेक्शन में। जिस तरह से आपको वेव मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में क्या होगा? ये भी मूव करेगा। मोस्ट ऑफ द शेकिंग फील्ड फ्रॉम अर्थक्वेक इज ड्यू टू रेलिग वेव विच कैन बी मच लार्जर देन द अदर वेव्स। तो बहुत सारे मतलब कि रेलिग वेव आपको यहाँ से अदर वेव्स मतलब विच कैन मच लार्जर देन अदर वेव्स, बहुत सारे जो शेकिंग आपको फेल्ट होता है वो आपको रेलिग वेव से भी ज़्यादा मतलब लार्जर हो सकता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, तो ये देख सकते हैं। फिर अर्थक्वेक प्रेडिक्टिंग की बात करें तो हम किससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? वॉल्केनिज्म हो गया, टेक्टोनिक, आइसोटोनिक, प्लूटोनिक हो गया, आर्टिफिशियल से भी, कॉजेटिव फैक्टर्स के कारण भी होता है। डेप्थ जो फोकस होता है इसे मॉडरेट हो गया, 0 से 50 किलो, इंटरमीडिएट, डीप फोकस। फिर ह्यूमन कैजुअलिटी के कारण भी होता है, वो मॉडरेट, हाई, मॉडरेट। तो मतलब इस तरह से भी हम उसे मेजर करते हैं। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन देखें अर्थक्वेक्स का, तो अगर देख सकते हैं यहाँ पर वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, तो अगर अर्थक्वेक्स का यहाँ पर वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन हम देखें तो वेरी क्लोजली विद दैट ऑफ वॉल्केनो, रीजन ऑफ ग्रेटर सेंसिटिविटी, जैसे सर्कम पैसिफिक एरिया हो गया, वहाँ पर आपको ज़्यादा रिंग ऑफ पैसिफिक फायर है, वहाँ सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक देखने को मिलेगा आपको। 70% अर्थक्वेक जो हमको सर्कम पैसिफिक बेल्ट में देखने को मिलता है। 20% अर्थक्वेक क्या होता है? मेडिटेरियन हिमालयन बेल्ट में आपको कॉज होता है, जहाँ पर बहुत सारे फॉल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। हिमालयाज में, नॉर्थ वेस्ट चाइना में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर कॉजेज की अगर बात करें अर्थक्वेक की, अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड मेनली ड्यू टू डिसइक्विलिब्रियम एनी पार्ट ऑफ द क्रस्ट ऑफ द, कहीं पर किसी तरह का मतलब अगर बोल सकते हैं फॉल्ट है, वहाँ पर अगर इक्विलिब्रियम वो मेंटेन नहीं हो रहा तो उसके कारण क्या होगा? अर्थक्वेक आपको काज हो सकता है। तो बहुत सारे हो गया, जैसे वॉल्केनिक इरप्शंस भी हो सकता है, नेचुरल रीजन से, फॉल्टिंग फोल्डिंग भी हो सकता है, डाउनवर्ड रैपिंग, अप रैपिंग भी हो सकता है, गैसेस एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन इनसाइड द अर्थ हो सकता है, प्लेट मूवमेंट हो सकता है, लैंडस्लाइड्स हो सकता है। ये सब नेचुरल रीजन है। मैनमेड क्या हो गया? अंडरग्राउंड माइनिंग कर दिए, ब्लास्ट कर दिए, कहीं पर आपको डायनामाइट लगा के डीप अंडरग्राउंड टनल आप मतलब माइन कर लिए, या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया कहीं पर। फिर मतलब सेस्मिसिटी जैसे रिजर्वायर कहीं फट गया उसके कारण भी हो सकता है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हो गया, जैसे रिजर्वायर बहुत ज़्यादा डैम कंस्ट्रक्ट कर दी उसके कारण हो सकता है।
लेकिन प्लेट टेक्टोनिक्स सबसे ज़्यादा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपको देता है। 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज होता है अलॉन्ग द अर्थक्वेक, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म। तो ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कन्वर्जेंट बाउंड्री किसके बीच में होता है, डाइवर्जेंट क्या होता है। तो कन्वर्जेंट क्या हो गया कि दो प्लेट आपको एक दूसरे में टकरा, कन्वर्जेंट हो गया। डाइवर्जेंट क्या हो गया कि दो दो एक दूसरे से आपको क्या हो रहा है, अलग जा रहा है। ये क्या हो गया, डाइवर्जेंट। ट्रांसफॉर्म क्या हो गया, एक दूसरे से स्लाइड कर रहा था, ये को डाइव ट्रांसफॉर्म हो गया। आगे हम लोग डिस्कस यहाँ देख सकते हैं आप। ये क्या हो गया आपको, डाइवर्जेंट हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। ये क्या होगा, ट्रांसफॉर्म हो गया, पैरेलली एक दूसरे से निकल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इंडिया में अगर प्रोन एरिया देखें तो बहुत सारा जोन 3 जोन 4 में ये सब में आपको बताया गया है। जैसे जो हिमालयन रीजन है वहाँ पर आपको ज़्यादा को देखने मिले, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, यहाँ पर हिमालयन रीजन जितना भी वहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जो प्लेन एरिया है जैसे बिहार, यूपी, वहाँ पर आपको ये सब ज़्यादा देखने को, सुनने को नहीं मिलेगा। पेनिनसुलर इंडिया तो वहाँ भी क्या होता है, स्टेबल होता है, तो वहाँ पे आपको जल्दी अर्थक्वेक वोल्केनो देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हमारा सेस्मिक जोन जैसे इंडिया का देख ले तो ये सब रीजन नॉर्थ का, ये आपको गुजरात का रीजन हो गया। ये कोलकाता जैसे एक भूज आया था आपको अर्थक्वेक, वो भी बहुत डिजास्टर्स डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक था आपको। तो ये सब आपको जोन है। तो जोन मतलब इसी हिसाब से आपको डिसाइड होता है। तो कॉन्सिक्वेंस तो जानते हैं कि डैमेज होता है ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी का, आपको बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। जैसे काठमांडू का आप लोगों ने देखा होगा जो 2013-14 में नेपाल में आया था, तो कितना डिजास्टर्स लेके आया था। लैंडस्लाइड अवलांचेस से जितने सारे वहाँ लैंडस्लाइड्स होते हैं, उसके कारण क्या होता है कि लाइव लॉस होता है। फिर जैसे जितना भी हाइडल प्रोजेक्ट्स वो क्या होता है, बर्बाद हो जाता है, फट जाता है, फ्लड्स आ जाता है आपको। फिर बहुत सारे जो नीचे का जितना भी आपको सेटलमेंट ह्यूमन वो आपको बह जाता है। फिर अर्थक्वेक जो 1950 में आया था, तो ये सब को क्या है कि मतलब मेनली अर्थक्वेक का आपको बताया गया है कि कौन कौन से मतलब क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। फिर मैनेजमेंट बोला था, कहीं मतलब मैनेजमेंट होता है। जैसे जापान के पास अर्ली वार्निंग सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का यूज करता है। इंडिया में भी हम लोग सेस्मोग्राफ का यूज करते हैं, उससे पता चल जाता है कि कौन अर्थक्वेक जोन है, कहाँ पर हम लोग डेवलपमेंट एक्टिविटी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आपको मेनली मेंस पार्ट का टॉपिक। तो इतना ही मतलब हम लोग इसमें रहने देते हैं जो हमारा अर्थक्वेक था। मेनली आगे हम लोग पढ़ेंगे एस वेव, पी वेव्स के और डिटेल में कि क्या होता है अर्थक्वेक वेव्स और कौन कौन से मतलब जो डिफरेंट मूवमेंट था प्लेट्स का, वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इस आज इतना ही रहने देते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।